हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 7 में है। पहले 6 लेक्चर्स में मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको डिटेल आपसे बातचीत की थी। अब इस लेक्चर से हम लोग कोवलेंट बॉन्ड्स पे बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं। लेक्चर 7 कोवलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं ना। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। एक एटम एक करता है, दूसरा एटम एक करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही एटम दो देता है, दूसरा कुछ नहीं देता है। ठीक है, तो दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग से बनता है, जो इक्वल शेयरिंग से बनता है। इक्वल शेयरिंग मतलब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक कोवलेंट बॉन्ड ऐसा भी होता है जो अनइक्वल शेयरिंग से बनता है, मतलब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा कुछ नहीं। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो दो तरह का होता है। आगे बताऊंगा मैं आपको। अगर एक्सियल ओवरलैप होगा तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। एक्सियल ओवरलैप क्या होता है आगे बताऊंगा। और अगर लैटरल ओवरलैप होगा तो उसे हम पाई बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो इक्वल शेयरिंग से 2 बॉन्ड हो गए। अनइक्वल शेयरिंग से भी ऐसा ही होता है। अनइक्वल शेयरिंग से भी 2 बॉन्ड बनते हैं। अगर सिग्मा होता है तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग डेटिव बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, डेटिव बॉन्डिंग भी कहते हैं। जबकि अनइक्वल शेयरिंग से अगर पाई बॉन्ड जैसी चीज बनती है तो हम लोग उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर पाई बॉन्ड से है ना, पाई बॉन्ड जैसा बने और अनइक्वल शेयरिंग से बने, पाई बॉन्ड जैसा बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग से बनता है तो उसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड का है ना प्लानिंग हो गई कि हाँ हम इतनी चीजें हमें कोवलेंट बॉन्ड के नाम पे पढ़नी है। कोवलेंट बॉन्ड की जो थ्योरी है वो बड़ी ही लंबी चौड़ी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें धीरे धीरे करके डेवलप हुई है। तो मैं आपको पहले इस कोवलेंट बॉन्ड में लगभग मैं 7-8 लेक्चर लूंगा। लंबी बातचीत करेंगे हम इसमें। अब मैं इन लेक्चर्स में आपको ये बात बता दूं कि मैं किन किन चीजों पे बात करूंगा वो क्लियर कर देता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग लेविस थ्योरी की बात करेंगे। लेविस थ्योरी को दिया था कोसेल, लेविस और लैंगमोयर ने दिया था। कोसेल, लेविस और लैंगमोयर ने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी में आगे चल के है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ऐड किया गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐड किया गया और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था इसको ऐड जिसने किया उसका नाम था पर्किन। ठीक है, तो पर्किन ने इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐड किया। तो ये पहली थ्योरी थी लेविस थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लेविस थ्योरी पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लेविस थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने लेविस थ्योरी के बारे में कुछ बातचीत की थी और अभी भी आज भी मैं लेविस थ्योरी के बारे में कुछ और चीजें ऐड करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट थ्योरी जो आई, जो लेविस थ्योरी में जो भी कमियां थी उसको दूर करते हुए नेक्स्ट थ्योरी आई, उसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसको देने वाले जो लोग थे, जिसने दिया था उनका नाम था गिलेस्पी। ठीक है ना, गिलेस्पी ने दिया था। गिलेस्पी नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। आगे चल के इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है ना हाइब्रिडाइजेशन ऐड किया गया। कमी थी कुछ तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें ऐड किया गया और हाइब्रिडाइजेशन जो ऐड हुआ उसने इस थ्योरी को बहुत चमका के रख दिया। और इसको ऐड किया था हीटलर एंड लंडन ने नाम के 2 साइंटिस्ट ने किया था। तो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे, है ना। हम लोग पहले लेविस थ्योरी पढ़ेंगे,
फिर उस थ्योरी में कुछ कमियां जो थी वो मार्क आउट करेंगे। उसके बाद लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जो नई थ्योरी आई वो आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। और लास्ट में इसमें और अच्छा इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें रेजोनेंस नाम का फेनोमेना जोड़ा गया। रेजोनेंस से और ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन हो पाता है। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी थ्योरी थी। ये सारी थ्योरीज इस बात पे डिपेंड करती थी कि एटम जो है, नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है। लेकिन बहुत समय, थोड़े दिनों बाद जो है ये बात आने लगी कि नहीं साहब, जो है एटम, जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नहीं है बल्कि उसका डुअल नेचर है। डुअल नेचर मतलब कभी समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे इस पे काफी बातचीत की है कि डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो अब तक जो ये सारी थ्योरीज जो डेवलप हुई इतने दिनों में, वो थ्योरीज जो थी वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर ही चलती थी। ठीक है, और ऑल ऑफ ए सडन 1932 के आसपास, 27 के आसपास डी ब्रॉय आए और उन्होंने कहा ना ना, डुअल नेचर होता है सब एटॉमिक पार्टिकल का, कभी वो पार्टिकल है कभी वो वेव है। तो जब ये बात आने लगी कि इलेक्ट्रॉन तो वेव भी हो सकता है, तो उसका वेव नेचर तो इन थ्योरीज में इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं। तो यानी कि इन सब थ्योरीज को ऐसे आपको डस्टबिन में डालने की जरूरत है। एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम वेव और पार्टिकल दोनों कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो थ्योरी आई उस थ्योरी को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसको दिया था मुलिकन ने, तो ये हमारी लास्ट थ्योरी होगी। मुलिकन, ये हमारी लास्ट थ्योरी होगी जो हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स में। इसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल पे भी बातचीत होगी कि हाँ साहब, है ना, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को यहाँ पे कंसिडर किया गया। तो मैंने आपको एक खाका बता दिया कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग इन दिनों पढ़ेंगे लेविस थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें जो कमी है उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डालेंगे उसमें। फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें कुछ कमी आती होती है अगर, तो उसमें हम लोग रेजोनेंस ऐड करेंगे। और लास्ट में इन सब थ्योरीज को छोड़कर एक नई थ्योरी में बात होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लेविस थ्योरी से। तो लेविस थ्योरी के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको पहले बताया, मैं याद दिलाता हूं आपको क्या मैंने बताया। अब वो सब बातें दोबारा नहीं करनी आपको। लेविस थ्योरी में पहली बात मैंने बताई थी कि लेविस साहब को ने जब नोबल गैसेस को देखा तो उनको पता चला कि ये जो नोबल गैसेस होते हैं ये 2, 8, 18, 36, 54, 86 इतने इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होते हैं और ये काफी स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इनको मिल चुके होते हैं, तो ये इनको और इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों का मन नहीं करता। लेकिन सारे एटम इस कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं होते हैं, तो कुछ एटम्स चाहते हैं कि वो नोबल गैस जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन कर दें, फुलफिल्ड हो जाए। कुछ में इलेक्ट्रॉन कम होता है नोबल गैस से, कुछ में ज्यादा होता है। जिसमें ज्यादा होता है वो लोग लूज करते हैं, जिसमें कम होता है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो लेविस साहब ने एक ऑक्टेट रूल निकाला कि हर चीज दुनिया में नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो बॉन्डिंग करती है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये बताया। दूसरी चीज बताया उन्होंने कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तीसरी बात बताई उन्होंने कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, दोनों लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दोनों लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो चौथी बात ये बताई उन्होंने। और फिर उन्होंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना बताया कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह निकाला जाता है। तो इतनी बातें हम लोग लेविस थ्योरी के बारे में इस केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही सीख चुके हैं। तो अब जो लेविस थ्योरी में कुछ और बातें बच गई हैं उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है क्या? अब लेविस थ्योरी से जो अब तक हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया करते थे वो अपने कॉमन सेंस पे बनाते थे कि अंदर से जो एक कॉमन सेंस कहता है उस हिसाब से कि हाँ यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ 2 बॉन्ड बनेगा, ये हम कॉमन सेंस यूज करते थे, लॉजिक यूज नहीं करते थे। आज लेविस थ्योरी में मैं, है ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का लॉजिक भी इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो लेविस थ्योरी में सबसे पहली चीज बताना चाहता हूं, हाउ टू डिसाइड। अब देखिए हम लोग जिन चीजों का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं उन चीजों में एक सेंट्रल एटम होगा और उसके इर्द गिर्द और एटम्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड होता है ये लेविस ने बताया। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन इसका सेंट्रल एटम हो गया और दोनों ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड एटम हो गए। तो ये थ्योरी में मैं अभी आपको बताऊंगा कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करेंगे, कितने बॉन्ड्स हैं वो कैसे डिसाइड होगा, कितने लोन पेयर्स हैं वो कैसे डिसाइड होगा, ये सारी चीजें मैं, और कैसे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ये चारों बातें मैं आपको सिखाऊंगा। पहली चीज सेंट्रल एटम कौन होगा, दूसरी चीज कितने बॉन्ड होंगे, तीसरी चीज कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और चौथी चीज फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ये चार चीजें अगर आपको आती हैं तो आप बड़े आसानी से किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आइए इनको एक एक करके सीखते हैं। तो पहली चीज क्या सीखनी है कि सेंट्रल एटम किसको बनाना है, ठीक है। हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम, डिसाइड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, कैसे डिसाइड होगा। तो अगर सेंट्रल एटम डिसाइड करने की बात आती है तो जनरली सेंट्रल एटम उसे लेते हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, क्राइटेरिया है। मैं 3 क्राइटेरिया बताऊंगा, इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपका फिट बैठ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है कि द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन is considered as central atom, ठीक है, सेंट्रल एटम बनाया जाता है उसे, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस कोई आपसे छुपा नहीं है ना, सीक्वेंस ऐसा होता है FONClSSCIPH ऐसा हो जाए, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। दूसरी चीज क्या, तो ऐसे डिसाइड होगा, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो है ना, यहां पे जो है कार्बन ले लेंगे, BrSCI होता है, SCI। हाँ, मैं कहता हूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंट्रल एटम होगा। तो ये क्राइटेरिया यहां पे डिसाइड इस क्राइटेरिया से हम सेंट्रल एटम डिसाइड कर पा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, अक्सर सेंट्रल एटम जो है वो सबसे कम संख्या में होते हैं, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ द एटम विच इज लीस्ट इन नंबर, सबसे कम जो मॉलिक्यूल में होते हैं ना नंबर, इन अ मॉलिक्यूल जनरली क्वालिफाई to be central atom। तो इस क्राइटेरिया से भी, अगर आप इस क्राइटेरिया से भी देखें तो भी कार्बन यहां पे सेंट्रल एटम हो जाता है, क्योंकि कार्बन 1 है जबकि ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, वो आदमी, मैंने कहा इन 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी चल जाएगा, जो क्राइटेरिया आपको फिट लग जाए, ठीक है, जो आपको फिट लग जाए, है ना, वो कर लीजिए। अब तीसरी बात क्या, जनरली वो एटम सेंट्रल एटम होने के क्वालिफाई करता है जिसमें सबसे ज्यादा वैलेंसी होती है, ठीक है। द एटम विथ मैक्सिमम वैलेंसी क्वालिफाइज टू बी अ सेंट्रल एटम, तो यहां आप देख सकते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जबकि ऑक्सीजन की 2 होती है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे भी इस क्राइटेरिया से भी कार्बन जो है वो आपका सेंट्रल एटम होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट चीज है हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स, ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं। तो करते क्या है, इसमें 2 चीजें हैं, है ना। पहला क्या, जैसे एक पैरामीटर है ए पैरामीटर निकालिए। ए क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी मॉलिक्यूल्स के जोड़ ली, सभी एटम्स के जोड़ लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और ऑक्सीजन के 6 होंगे, तो 4 और 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ all the atoms
इन द मॉलिक्यूल, ऐसे कर लीजिए, ठीक, माइनस नंबर ऑफ, जितना नेगेटिव का मतलब होता है नहीं प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, अगर किसी के ऊपर -2 है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज जितना होगा उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना, या प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड मतलब मान, उसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये ऐड कर दीजिए, और है ना, ये ऐड कर देंगे, और माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे कितना, पॉजिटिव चार्ज, जितना, देखिए पॉजिटिव चार्ज का होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो हम क्या किया, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको इकट्ठा किए, अगर -2 चार्ज है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, +3 चार्ज है तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन आपने लूज किए, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये आपका एक ए पैरामीटर कहलाएगा, ठीक है, ए पैरामीटर कहलाएगा। तो जितने, मैं इसको भी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा तो वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। दूसरी चीज क्या है, बी क्या होता है, बी एक पैरामीटर है, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम, और -8 इंटू नंबर ऑफ, और 8 इंटू जो भी बाकी एटम्स है उनको 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना, 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, तो एक ए हो गया, एक बी हो गया, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गई। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, यहां पे ये जो ए और बी आप निकालते हैं, इस ए और बी में से आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, दोनों ए और बी के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका ए और बी आ गया है तो बी माइनस ए जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दे देगा। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक। और नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2a माइनस बी बाई 2, ठीक है, आपके 2a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, ये नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो जाएंगे। समझ आ रही बात आपको। अब आइए अब फॉर्मल चार्ज निकालना सीखते हैं, वो तीसरी। तो मैंने आपको अब तक ना क्या डिसाइड किया है, क्या बताया है, एक चीज बताया कि सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एटम निकालने के मैंने क्राइटेरियाज बताए, आपने लिखे होंगे नोट्स में। दूसरा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो पहले एक पैरामीटर ए निकालते हैं, जितने एटम्स हैं उसमें सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, जितना नेगेटिव चार्ज अगर उस मॉलिक्यूल में है तो जितना नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू है, जैसे -3 चार्ज है तो 3 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, 3 उसमें जोड़ दीजिए। अगर प्लस चार्ज है तो उसको घटाना होता है। एक क्राइटेरिया है बी होता है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम -8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का डुएट होता है तो जो भी इलेक्ट्रॉन हम इकट्ठा करते हैं 2-2 हाइड्रोजन में बांट देते हैं और 8-8 और लोगों में बांट देते हैं लेविस थ्योरी के हिसाब से। तो फिर ये जब ए और बी आ जाता है तो बी माइनस ए करने पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आता है, बी माइनस ए करने पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएगा, और 2a माइनस बी बाई 2 करने पे नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, लोन पेयर्स आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ जाएगा। अब होता क्या है, ठीक है, ये चीज आ गई हमें, अब बॉन्ड्स निकालना और लोन पेयर निकालना और सेंट्रल एटम निकालना आ गया। अब लास्ट चीज क्या सीखनी है, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये भी सीखा जाए। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे मॉलिक्यूल में ना, उनको ले लीजिए और उसमें से जितना उनके ऊपर जितने जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो घटा देंगे और फिर माइनस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं समझाता हूं अभी।
फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं इसको मिटा ही देता हूं, ये तो क्लियर है, चीज हम लोगों ने समझी हुई है कि कौन कौन सी थ्योरीज पे बात करनी है, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे। तो यहां क्या है, फॉर्मल चार्जेस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, ठीक है ना, उसमें से आप घटा दीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स घटा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी घटा दीजिए। जो बच जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे ये मान के कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। कैसे करना है मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए। तो इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मल चार्ज इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट होता है फॉर्मल चार्ज, इस तरह से निकाला जाता है। तो अब हमें चारों चीजें निकालना आ गया। हम सेंट्रल एटम डिसाइड कर पाते हैं, कैसे लोन पेयर, कैसे बॉन्ड पेयर, कैसे लोन पेयर, कैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स और कैसे फॉर्मल चार्ज निकालना, ये सीख गया। तो आइए अब हम लोग जो है ना एक एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कुछ एग्जांपल से इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट। तो अब कार्बोनेट का हमें कैलकुलेट करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो चूंकि कार्बन इन दोनों में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो श्योर है कि कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम होगा और बाकी लोग उससे जुड़े होंगे, ठीक है। अब ए निकाला जाए। ए कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, है ना, और प्लस उसमें नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जोड़ दीजिए, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटा दीजिए, इफ एनी, जो भी हो। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन में 6 होंगे, 6 3 18 प्लस -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था ना जितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 इसका मैग्नीट्यूड है, 2 जोड़ दिया हमने, 6 3 18 और 4 22 और 2 24 हो गया है। बी कैसे निकलता है? बी भी एक चीज है। बी कैसे निकलता है? तो देखिए बी होता है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ क्या एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए कितने एटम है, कार्बन 1 है वो और 3 ऑक्सीजन, 4 एटम है, हाइड्रोजन कोई नहीं है, यानी 4 इंटू 8 ये हो जाएगा 32 आ गया। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे आएंगे? बॉन्ड्स हो जाएंगे B माइनस A बाई 2, यानी 32 माइनस 24 बाई 2 दैट इज 4। इसमें 4, इस मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड है। और लोन पेयर्स कैसे निकलेंगे? लोन पेयर कैसे निकलेंगे? 2 इंटू A माइनस B बाई 2, 2 इंटू 24 यानी 48 माइनस 32 बाई 2 यानी 16 बाई 2 यानी 8 लोन पेयर्स है। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 4 बॉन्ड आप बना सकते हैं, तो कम से कम एक बॉन्ड तो होना जरूरी है सेंट्रल एटम से, ताकि ये जुड़ सके, ठीक है, सेंट्रल एटम से जुड़े रहें। और एक डबल बॉन्ड और लगा दीजिए, ठीक है, एक डबल बॉन्ड और लगा दीजिए। 4 बॉन्ड तो हमने लगा दिए। लोन पेयर कितने हैं? 8 होने भी चाहिए। क्यों? ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, इसके पास 2 और 2 4 और होने चाहिए ताकि 8 हो जाए। ऐसे यहां पे 2 हैं तो 2 2 4 2 6, तो यहां पे क्या 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर। 2 यहां है तो 2 6 7 8 ऐसे हो गया। तो 8 चाहिए थे लोन पेयर, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना बाकी रह गया। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कितने बॉन्ड बनाए इसने? 2 माइनस कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 0। इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, यहां पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। यहां पे क्या है फॉर्मल चार्ज? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 माइनस
4 बॉन्ड इसने बनाया है -4, माइनस इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8 सारे बॉन्डिंग में लग गए हैं, कोई भी फ्री नहीं, -0, इसके पास 0 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इसी तर्ज पर यहां पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, माइनस एक बॉन्ड है -1, माइनस 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये -1 है। इसी तरह पे इसका भी यही आएगा, क्या 6 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 बॉन्ड बनाया है और माइनस जो है 6 इस पे ये है, यानी ये भी -1 है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए कार्बोनेट का कुछ इस तरह से बनना चाहिए, क्या C डबल बॉन्ड O O O, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, क्यों माइनस, क्योंकि -1 यहां इस पे और इस पे जो है कोई चार्ज नहीं है, इस पे जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अच्छा आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं नाइट्रेट का। तो नाइट्रेट का एग्जांपल लेता हूं मैं, नाइट्रेट मॉलिक्यूल का बनाते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है नाइट्रेट। अब मान लीजिए मैं नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, NO3 माइनस, कैसे बनेगा, सेम इसी तर्ज पर करते हैं। A निकालते हैं, A कैसे निकलता है, A निकलता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, 6 3 18 और -1 को आप है ना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को जोड़ देते हैं, 18 और 6 24 हो जाएगा। B निकालते हैं, 1 2 3 4 एटम है, 8 4 32। तो बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, बॉन्ड्स होते हैं B-A यानी 32 - 24/2, 8/2 यानी 4। और लोन पेयर्स कितने होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं 2 × A - B/2 यानी 2 × 24 यानी हो गया ये 48 - 32/2 दैट इज 8। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 8, बॉन्ड्स 4 है और लोन पेयर्स जो है वो टोटल जो है हमारे पास 8 हो गए। अब इस मॉलिक्यूल का मुझे स्ट्रक्चर निकालना है, तो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे, सेंटर एटम डिसाइड करते हैं, जो सबसे लीस्ट नंबर में होगा या सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों में से नाइट्रोजन ही है, वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं नाइट्रोजन को यहां लिखता हूं NO याद रखिए लेविस थ्योरी जो है वो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक सेंट्रल एटम हो और उससे जुड़े लोग हों। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, अगर सेंट्रल एटम से कुछ जुड़ा और उससे कुछ जुड़ा है तो आप नहीं निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले में गलतियां आने लगेंगी। तो अभी ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि लेविस थ्योरी सिर्फ सेंट्रल एटम और उससे एक कनेक्टेड लोग में ही बातचीत कर पाती है। ये थ्योरी जो है दो सेंट्रल एटम्स की बात नहीं कर पाती है, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बना दिए, 3 एक साथ, एक किसी को 2 होना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लोन पेयर 8 है, देख लेते हैं कहां कहां होंगे, 2 2 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए। इस पे आइए, 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। 2 3 4 5 6 7 8, तो पेयर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 लोन पेयर्स है, 4 बॉन्ड, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के भी 8 हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। अब फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन किया जाए, तो फॉर्मल चार्ज का यहां कैलकुलेशन करेंगे तो 6 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं ना कैसे कैलकुलेट होता है फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। 6 माइनस 2 बॉन्ड है, 2 माइनस 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4 0। नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 2 3 4 बॉन्ड है, माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 यानी +1। ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 बॉन्ड है, -1 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 यानी हो जाएगा -1। इसका भी ऐसे ही आ जाएगा, है ना, 6 - 1 - 6 इज -1। तो नाइट्रेट का सही स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, N डबल बॉन्ड O O, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस मॉलिक्यूल को और अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव हटाने पर मैंने आपको सिखाया था उसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां पे सिर्फ आप नेगेटिव लगा दीजिए तब भी काम चल जाएगा। ये आपका
नाइट्रेट मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने दो एग्जांपल्स देखे हैं। मैं काफी एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा, कम से कम 2-3 एग्जांपल और देखेंगे। तो आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं, NO2 माइनस। तो NO2 माइनस के लिए भी A और B निकाला जाए। A कैसे आएगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके पास 6 है, 6 2 12 और माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया इसके पास, 12 और 6 18 हो जाए। B कैसे आएगा, तो आपको मालूम है B कैसे निकलता है, जितने हाइड्रोजन होते हैं इंटू 2 और जितने और लोग होते हैं इंटू 8, 3 एटम है तो 8 3 24, ये हो गया। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकल जाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके B माइनस A बाई 2, यानी 24 माइनस 18 बटा 2 यानी 6 बटा 2 यानी 3 बॉन्ड्स। और लोन पेयर्स जो होंगे, जो लोन पेयर्स होंगे वो हो जाएंगे 2A माइनस B बाई 2 यानी 2A, 2 इंटू 18 36 माइनस B 24 बटा 2 यानी 12 बटा 2 यानी 6। तो इसमें 3 बॉन्ड है और 6 लोन पेयर है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं NO2 को। तो NO2 OO, N सेंट्रल एटम क्यों है, हमने डिसाइड किया सेंट्रल एटम इसलिए क्योंकि जो कम संख्या में हो या जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, तीनों क्राइटेरिया नाइट्रोजन फिलफिल कर रहा है, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो 3 बॉन्ड है तो एक तो मिनिमम बनेगा, किसी एक को 2 लगा दिया हमने। ठीक है, 3 बॉन्ड हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स देखे जाए कितने होते हैं, तो लोन पेयर है 6, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 2 लोन पेयर है। इसका देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 3 लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास देखते हैं 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और ये 4 5 है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 और 6 लोन पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, 6 लोन पेयर्स हो जाएंगे। अब क्या करना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 माइनस 1 बॉन्ड है और माइनस 6 लोन इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा -1। यहां हो जाएगा 6 माइनस 2 बॉन्ड है, माइनस 4 इलेक्ट्रॉन है, 0। ठीक है, और इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन का हो जाएगा 5 माइनस 3 बॉन्ड है और माइनस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 0। यानी इसका जो सही स्ट्रक्चर बनेगा वह ऐसा बनेगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और इस पे कितना -1। ये NO2 का सही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए आप कितने सिस्टमैटिक तरीके से लेविस थ्योरी में हम है ना मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को निकाल सकते हैं। इसी तर्ज पर मेरे पास है ना 2 और मॉलिक्यूल है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल है, NO2 प्लस ओजोन और N3। तो NO2 प्लस बनाते हैं। NO2 प्लस कैसे बनेगा, सेम इसी तर्ज पे A निकालते हैं। A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया -1, 12 और 5 17 और 1 6, 1 गया 16। B कैसे निकलेगा, 8 3 24, हर एक जितने भी एटम्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो बॉन्ड्स इसमें हो जाएंगे B माइनस A बाई 2 यानी 24 माइनस 16 बाई 2 यानी ये हो जाएगा 8 बाई 2 यानी 4। और लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, लोन पेयर होता है 2A माइनस B बाई 2, तो 2 इंटू A 16 माइनस B 24 बाई 2, 32 माइनस 24 बाई 2 दैट इज 8 बाई 2 दैट इज 4। तो इसमें 4 बॉन्ड्स हैं और 4 लोन पेयर्स है। आइए बनाते हैं। अब N जो है O O 4 बॉन्ड है, 1 1 2 2 ऐसे बना लिया हमने। ठीक है, बनाने को तो हम ऐसे ही बना सकते हैं 1 3 1 3 या 3 1, कुछ भी बना सकते हैं, तीनों इक्वली करेक्ट स्ट्रक्चर माने जाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन
4 बॉन्ड बना रहा है, सेंटर एटम के बाद 4 बॉन्ड है, 2 2 भी हो सकते हैं, 1 3 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकते हैं। आइए तीनों को कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो हो गया। अब इस पे लोन पेयर्स आप देख लीजिए। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसके पास 2 2 लोन पेयर हो गए, 4 लोन पेयर हो गए। अब अगर आप इस ऑक्सीजन की बात करें, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -2 बॉन्ड है और -4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 0। इसके पास चार्ज नहीं है, 0 है। ठीक है, तो इसके पास चार्ज 0 है। इसके ऊपर भी सेम ऑन द सेम लाइन 0 होगा। नाइट्रोजन का देखा जाए, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं और 4 बॉन्ड बनाए हैं और लोन इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये आ गया +1 आ रहा है, यानी इसके ऊपर +1 चार्ज। तो ये NO2 का सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। NO2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा, क्या हो जाएगा, NO डबल बॉन्ड O प्लस। ऐसे ही यहां अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन पे कुछ नहीं है। तो अगर आप ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आएगा 6 - 3, 3 बॉन्ड -2 फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पे आ जाएगा +1, तो इसके ऊपर +1 चार्ज है। नाइट्रोजन के ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, 5 - 4 बॉन्ड है 4, माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0, +1। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर भी आ जाएगा +1। और इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, 6 - 1 बॉन्ड है -1, -6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर, तो -6 यानी इस पे -1 आ जाए, तो इस पे -1 चार्ज होगा। इस पे 1 2 3 4 5 6 और इस पे -1 चार्ज होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका ये मिरर इमेज है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और इसके ऊपर 1 2 होंगे और यहाँ पे जो है प्लस चार्ज हो जाएगा। तो लेविस थ्योरी की एक प्रॉब्लम थी जो आगे चल के सॉल्व होगी कि एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं और यहीं से कहीं ना कहीं इंसान को रेजोनेंस का आइडिया मिला कि इनमें रेजोनेंस हो सकता है। तीनों स्ट्रक्चर लेविस थ्योरी के अनुसार बिल्कुल सही है। ठीक है, अक्सर ये किताब में मिल जाएगा आपका NO2। ठीक है, NO2 प्लस, वैसे ये भी NO2 प्लस है क्योंकि ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये भी NO2 प्लस है, ये भी NO2 प्लस है। सभी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल इक्वली करेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने NO2 प्लस बनाया। आइए अब ओजोन बनाते हैं, O3। मैं इसको बिठा रहा हूं, ओजोन बनाते हैं O3। O3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, O3 के स्ट्रक्चर में O3, तो O3 को आप ऐसे देखिए, OO2, O को एक सेंट्रल एटम मान लीजिए। ठीक है, OO2 की तरह देखिए। अब यहां पे A निकालते हैं। A कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 6 3 18, ये A18 हो गया। और B कैसे निकलेगा, तीनों को 8 8 दे दीजिए, 8 3 24। तो बॉन्ड्स जो निकलेंगे वो आपके निकलेंगे 24B - A/2, यानी 18 - 24 - 18 हो जाएगा आपका 6/2, कितना आ जाएगा 3। तो इसमें 3 बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स है 2A - B/2, यानी है ना, ये 36 - 24, 36 - 24/2। तो 36 और 24 में मुझे लगता है कि 12 का फर्क होता है, 12/2 यानी 6 इसमें लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो आइए ओजोन बनाते हैं। कैसे बनेगा, O सेंट्रल एटम है, O उससे जुड़े 2 बॉन्डेड एटम है, 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1 2 या 2 1 कोई भी बना सकते हैं, इक्वली सही है दोनों। ठीक है, अच्छा, अब 3 बॉन्ड तो बन गए। लोन पेयर 6 क्यों है, तो मैं बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 हो गए। इसके पास गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसके पास देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा कुछ है। तो आप अगर लोन पेयर्स देखेंगे तो 6 कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 पेयर यहां, 2 पेयर यहां, 5 पेयर और 1 पेयर यहां, 6 पेयर। ठीक है, अब आइए कैलकुलेट करते हैं।
इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखते हैं, 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन 4 0, कोई चार्ज नहीं है। इस ऑक्सीजन का देखते हैं, 6 माइनस 3 बॉन्ड है, 3 माइनस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन 2 +1, इसके ऊपर +1 चार्ज है। इसका देखते हैं, 6 माइनस 1 बॉन्ड है, -1 माइनस 1 2 3 4 5 6 फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पे कितना आ जाएगा -1, इसके ऊपर -1 चार्ज। तो इसी तरह पर इस पे भी +1 और इस पे भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और बेसिकली आप इन दोनों को कह सकते हैं कि क्या है ये, है ना, रेजोनेंस में। रेजोनेंस के बारे में बहुत डिटेल बातचीत में आगे करूंगा आपसे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर रेजोनेंस का मतलब ही होता है कि लेविस थ्योरी के अनुसार जब आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का बना पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो चीज क्या है, आपकी रेजोनेंस में होगी। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये तो है ही है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये तो दो चीज तो लग रहा है एकदम, दोनों स्ट्रक्चर सही है, दोनों को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर मानते हैं। इनको एक और चीज लिख सकते हैं आप, O प्लस माइनस हटा के आप इनके जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड O, और या यहां पे लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये भी इक्वली करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाने पे जिधर एरो हेड होता है उधर नेगेटिव और एरो का टेल होता है उधर पॉजिटिव। तो उल्टा भी कर सकते हैं, अगर किसी दो कंसेक्यूटिव एटम्स पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो वहां पे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसी तरह से ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर भी बन गया। आइए एक स्ट्रक्चर और मैं बनाना चाहता हूं जिससे और क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी, और वो है अजाइड आयन N3-। ठीक है, N3- आयन भी ओजोन की तरह ही हो जाएगा और उसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कई सारे स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। मैं एक ही बनाऊंगा, ठीक है, आप चाहे तो और बना सकते हैं, सब सही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं सारे बना देता हूं। तो N3- को हम अजाइड आयन कहते हैं। अजाइड आयन बहुत फेमस आयन है। ठीक है, और इस आयन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो फिर वही बात, A कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस शेल में 5 है, 5 3 15 और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ गया है 16। B कितना हो जाएगा, 8 3 24, फिर से 24 और 16 आ गए। अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो B - A/2 यानी 24 - 16 8/2 4 हो जाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 बॉन्ड है। और अगर आप लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर की बात करेंगे तो 2A - B/2 कर लीजिए, 2A हो जाएगा 32, 32 - 24 हो जाएगा 6 2 8, 8/2 यानी 4। तो इसमें 4 लोन पेयर्स हैं। तो अजाइड कैसे बनेगा, अजाइड को आपको ऐसे देखना चाहिए कि एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा और बाकी दोनों बॉन्डेड एटम्स होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं N N N। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं N N N। 4 बॉन्ड है तो आप 2 भी बना सकते हैं, आप 1 3 भी बना सकते हैं, आप 3 1 भी बना सकते हैं, सब सही है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं ऊपर वाले की तरह तो यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां 4 लोन पेयर्स हो गए। तो 4 लोन पेयर है ही इस मॉलिक्यूल में, इसके पास इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेट करता हूं। इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस 2 बॉन्ड 2 माइनस 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा -1। तो जैसा इसका वैसा इसका, यानी दोनों पे माइनस माइनस चार्ज है। ठीक है, और इस बीच वाले नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 माइनस 4 बॉन्ड है और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी +1। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये एक अजाइड का स्ट्रक्चर हो गया, अजाइड आयन का। ऐसे ही यहां कर लेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए इस पे 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, इस बात कुछ नहीं है। अगर मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करूं इस नाइट्रोजन का तो मैं लिखूंगा 5 माइनस 3 बॉन्ड है 3 माइनस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है 2 0। नाइट्रोजन के साथ क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3 और 1
4, 4 माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 +1, तो इसके ऊपर आ जाएगा +1। और इस नाइट्रोजन में कितना आ जाएगा, 5 माइनस एक बॉन्ड है -1 माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5 6 6, ये आ जाएगा -2, तो इसके ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह इस पर इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहां पे अजाइड आयंस के, है ना, ये तीनों इक्वली करेक्ट है और तीनों को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको आपने कर लिया होगा, तो अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला बनाएंगे तो भी आप बना सकते हैं। किसी एक पॉजिटिव नेगेटिव को कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट कर दीजिए, यानी N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो होगा, तो एक यहां पे एरो कर दीजिए और एक ऐसे बॉन्ड बना दीजिए। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही यहां एक प्लस और एक माइनस अगर आप यूज कर लेंगे, N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, अब देखिए यहां पे एक प्लस और एक माइनस यूज करके एक एरो बना दीजिए और यहां पे -1 हो जाएगा, ठीक है, यहां -1 हो जाएगा, यहां पे प्लस माइनस गायब हो जाएगा, सिर्फ यहां -1 बनेगा। तो है तो ये अजाइड आयन ना, एक ही माइनस छूटना ही चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या है, एक प्लस और एक माइनस खत्म हो जाएगा, तो एक माइनस यहां पे बच जाएगा, तो ये भी अजाइड आयन इक्वली करेक्ट है। और ऐसे ही यहां पे हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस मिलके एक प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, इसका प्लस गायब हो जाएगा, इसका एक -1 गायब होगा, ये -2 है, एक -1 गायब होगा तो एक -1 रह जाएगा, तो ये चीज आपकी ऐसे आ जाएगी N और इस पे -1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हाँ सॉरी, प्लस और माइनस के बीच में एक एरो लग जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे लग जाएगा एरो, ठीक। तो ये तीनों भी इक्वली करेक्ट है और ये बिल्कुल ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये आपका अजाइड आयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना तो हम लोगों ने कर लिया, स्ट्रक्चर्स देखे हम लोगों ने, लेविस थ्योरी के आधार पर देखा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हम लोगों ने, कार्बोनेट बनाया, हमने नाइट्रेट बनाया, NO2 माइनस, NO2 प्लस, ओजोन, अजाइड सब बनाया। अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमें लेविस थ्योरी लगभग खत्म है, ठीक है। लेविस थ्योरी की कुछ बातें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग के शुरुआत के 1-2 लेक्चर्स में सिखाया कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना। लेविस थ्योरी में क्या क्या की पॉइंट्स है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, नोबल गैसेस से ये रूल इंस्पायर्ड था, और भी तमाम चीजों में बातचीत की। और लेविस थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने ये भी पता लगाया कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिसाइड करेंगे, कैसे नंबर ऑफ क्या लोन पेयर्स डिसाइड करेंगे, ये तमाम चीजें हम लोगों ने कर ली है। लेविस थ्योरी की लास्ट चीज जो बच जाती है वो है लिमिटेशंस क्या है, आखिर क्या वजह थी कि लेविस थ्योरी को छोड़ दिया गया। लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी की क्या लिमिटेशंस थी। लेविस थ्योरी की जो पहली लिमिटेशन होगी वो क्या होगी कि आपको मालूम है लेविस थ्योरी ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है। लेविस साहब का कहना था कि है ना हर चीज जो है उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए था। तो मैं आपको कई सारी एग्जांपल्स दूंगा, पहले कि कुछ लोग ऐसे बताऊंगा जिनका ऑक्टेट 8 से, जिनके पास वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे लोग बताऊंगा जिनके पास जो स्टेबल लोग होंगे और जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये भी बताऊंगा क्योंकि लेविस ने हर बार ये कहा कि हर बार बॉन्ड बनते समय इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, तो हर बार शेयरिंग से 2 हो जाएंगे, चाहे 2 और 0 2 हो जाए या 1 1 2 हो जाए। तो अगर बात पेयर्ड की है तो ऐसे बहुत से कंपाउंड है मिलेंगे जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब भी वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी, अब पहली लिमिटेशन है, अगर आप देखिए तो बेरिलियम क्लोराइड को ले लीजिए या BF3 को ले लीजिए, 2 एग्जांपल है। अब इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, ठीक है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बहुत स्टेबल होता है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये बोरॉन 6 इलेक्ट्रॉन रख के भी स्टेबल होता है। तो पहली लिमिटेशन क्या है
पहली लिमिटेशन ये समझ में आई कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऑक्टेट रूल को वॉयलेट करते हैं, इसके बावजूद वो है ना स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? देयर आर मेनी कंपाउंड्स, देयर आर मेनी कंपाउंड्स, देयर आर मेनी कंपाउंड्स, compounds which have less than 8 electrons. They violate octet rule. Even then they are stable. ठीक है, तो ऐसे लोग को हाइपोवैलेंट कहते हैं। तो वाई हाइपो मीन्स लेस, वाई हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। अगर आपका रूल ऑक्टेट रूल है तो क्यों 8 से कम वाले लोग स्टेबल होते हैं? यह पहला ड्रॉबैक है जिसका जवाब लेविस थ्योरी के पास नहीं था। दूसरी बात, बहुत हाइपरवैलेंट लोग भी मिल जाएंगे, जैसे PCl5 ले लीजिए। PCl5 ले लिया मैंने। अब PCl5 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये तो ऑक्टेट रूल का बहुत बड़ा वॉयलेशन है, ठीक है। या आप ना सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, H2SO4, या सल्फेट आयन देख लीजिए। सल्फेट आयन में आप देखेंगे सल्फर के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है। इसके बावजूद ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो ना सिर्फ 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले लोग पाए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। दे आर हाइपरवैलेंट कहा जाता है ऐसे लोगों को, और वो भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं, पर दे आर इक्वली स्टेबल, ठीक है। तो सेकेंड ड्रॉबैक क्या होगा? लेविस theory was unable to explain, क्या explain नहीं कर पाए? Was unable to explain how molecules with more than 8 electrons are equally stable. They violate octet rule, ठीक है। ये octet rule को क्या करते हैं? वायलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां भी वायलेट अपर हैंड पे वायलेशन हुआ है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो लेविस थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई? लेविस थ्योरी couldn't explain how hypervalent molecules are stable. कैसे हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी क्या हो गया? लिमिटेशंस लेविस थ्योरी की पहली लिमिटेशन ये हो गई कि है ना 8 से कम वाले भी स्टेबल थे, 8 से ज्यादा वाले भी, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल थे। यानी ऑक्टेट रूल की तो धज्जियां उड़ गई साहब। ऑक्टेट रूल एक वैलिड रूल नहीं है, ये चीज समझ में आई। तीसरी बात, लेविस साहब कहते थे कि है ना 2 लोग मिलेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, है ना। तो पेयर्ड हो जाएंगे, तो उनके हिसाब से सिर्फ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 है तो 3 शेयर करेगा दूसरे के साथ तो उसके पास 8 हो जाएंगे, 8 मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो उनकी थ्योरी में सिंगल इलेक्ट्रॉन का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन ऐसे बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं दिखाता हूं, आप NO2 ले लीजिए। नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन से जोड़िए, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के साथ वो, अच्छा इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन ये रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8।
ठीक है। नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ भी शेयर कर देगा, लेकिन इस बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 1 2 3 4 5 6, तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां 2 डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैं NO2 को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां N सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O भी नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। और यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, N डबल बॉन्ड O, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो लेविस थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स एटम्स बॉन्डिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं, और 8 मतलब सारे लोग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे लोग पेयर्ड होंगे, है ना। और उसमें 2 तरह के पेयर उन्होंने बताया, एक बॉन्ड पेयर, एक क्या लोन पेयर बताया। पर ऐसे भी मॉलिक्यूल्स मिले जहां पे लोन इलेक्ट्रॉन था और वो स्टेबल था। तो ये एक ड्रॉबैक और है, क्या कि अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड while bonding, and molecules have bond pairs and lone pairs। खाली bond pair और lone pairs ही lone pairs होने चाहिए, ठीक है। molecules should have bond pairs and lone pairs only। लेकिन क्या, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिले जिनके पास सिंगल लोन इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इक्वली स्टेबल है, ठीक है। बट इन वायलेशन ऑफ लेविस थ्योरी, many compounds were found to be equally stable with lone electron। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लोन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी मॉलिक्यूल स्टेबल पाए गए। ये लेविस थ्योरी का वायलेशन है, क्योंकि लेविस थ्योरी के अनुसार बॉन्डिंग करने के बाद पेयर सभी कोई पेयर हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और वो इक्वली स्टेबल है, ठीक है। तो तीन बात हो गई। चौथा ड्रॉबैक क्या, चौथा ड्रॉबैक ये हो जाएगा, चौथा ड्रॉबैक लेविस थ्योरी का, लेविस थ्योरी ने पूरी थ्योरी ही इनर्ट गैसेस को देखकर बनाई थी। लेविस थ्योरी कहती है कि इनर्ट गैस चूंकि फुलफिल्ड होते हैं, तो हर एटम इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इमिटेट करने की कोशिश करेगा, यानी हर एटम कोशिश करेगा कि उसके नियरेस्ट नोबल गैस के पास के बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाए। और उन्होंने ये थ्योरी बनाई इसलिए थी क्योंकि नोबल गैसेस अक्सर किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, वैसे ही अगर कोई एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा तो वो भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जिस नोबल गैस की स्टेबिलिटी को देखकर या जिस नोबल गैस के केमिकल इनर्टनेस को देखकर उन्होंने पूरी थ्योरी बनाई थी, वो इनर्ट गैस उतने इनर्ट नहीं होते हैं। मतलब वो इनर्ट गैसेस भी कई तरह के बॉन्डिंग करते हुए पाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, है ना, KrF2 जो है, क्रिप्टन, देखिए हीलियम, नियॉन और आर्गन तो कोई कंपाउंड नहीं बनाते, मैं जानता हूं, पर क्रिप्टन की बात करिए, क्रिप्टन KrF2 बनाता है, और जेनॉन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, जैसे क्या XCO3, XCO2F2, XCOF4, XCF6, XCF4, XCF2, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या सीखा हम लोगों ने? तो सबसे बड़ी बात यह सीखी कि जिस इनर्ट गैस की केमिकल इनर्टनेस को देखकर लेविस ने पूरी थ्योरी बना दी, वो खुद इनर्ट गैसेस ने उनको धोखा दे दिया। इनर्ट गैसेस उतने इनर्ट नहीं होते हैं, वो खुद भी बॉन्डिंग करते हैं। यानी लेविस थ्योरी की जो बुनियाद थी, जिस बात पर पूरी लेविस थ्योरी रखी गई, वही बुनियाद ही एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। लेविस थ्योरी के मतलब क्या भी इनर्ट गैसेस उतने इनर्ट नहीं होते हैं। तो मैं यहां लिखना चाहता हूं
Lewis theory was based on chemical inertness of noble gases, but in contrary to that, noble gases were found to make compounds. ठीक है, तो जिस लेविस थ्योरी को केमिकल इनर्टनेस कि भैया इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो किसी से नोबल गैस रिएक्ट नहीं करते हैं, नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन दूसरे लोग के हो जाएंगे तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। जिस केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस पे पूरी थ्योरी बेस्ड थी, वो नोबल गैस भी उतने इनर्ट नहीं रहे और वो भी आपके क्या बॉन्डिंग करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, एक बात तो ये चौथी लिमिटेशन हो गई। पांचवी लिमिटेशन क्या है? पांचवी लिमिटेशन है, मैंने अभी बनाया, ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम, जैसे मैंने एक कंपाउंड बनाया तो मुझे नहीं मालूम कि BeCl2 स्ट्रेट होगा या BeCl2 किसी एंगल पे होगा। इसके बारे में लेविस थ्योरी कोई बातचीत नहीं करती है। ठीक है, लेविस थ्योरी कभी भी ये बात नहीं करती है कि बस ये कहती है, जैसे जो पांचवी बात है वो ये है, लेविस थ्योरी कहेगी वाटर में ऑक्सीजन, जैसे वाटर बना रहा हूं तो वाटर में ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन यहां आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहां यहां यहां, ऐसे हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो जाएगा और ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। पर तो वाटर जो है ऐसा मॉलिक्यूल है, OHH सिंगल बॉन्ड, पर ये स्ट्रेट होगा कि वी शेप्ड होगा, इसका क्या शेप होगा, इसके बारे में लेविस थ्योरी बात नहीं करती है। लेविस थ्योरी नहीं कहती है कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा। तो एक लिमिटेशन ये भी हो गई क्या कि लेविस थ्योरी, पांचवी बात, लेविस थ्योरी does not take into account, Lewis theory doesn't talk about shape of molecules। आगे चल के जो भी थ्योरीज आएंगी वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बातचीत करेंगी, पर लेविस थ्योरी में शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई बातचीत नहीं है। बस ये बताते हैं कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड है और इसी ऑक्सीजन का बगल वाले ऑक्सीजन से भी सिंगल बॉन्ड है, पर उस बॉन्ड का क्या एंगल है इसके बारे में लेविस थ्योरी कोई बातचीत नहीं करता। दूसरा लिमिटेशन क्या है? लेविस थ्योरी के अनुसार हाइड्रोजन का भी जो बॉन्डिंग होती है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रखा है, किसने रखा, और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। फ्लोरीन में भी यही होता है, 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन और है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा और इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा, तो इस हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा और इस हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा। अब ध्यान दीजिए, दोनों है तो सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है। ऐसे ही क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन भी हो सकता है, ऐसे ही हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन भी हो सकता है। अब लेविस थ्योरी के अनुसार हर बार 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, हर बार 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो जब हर बार 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो ये सारे बॉन्ड्स तो एक ही जैसे होने चाहिए, क्योंकि हर सिंगल बॉन्ड 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, तो सबकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। पर दिक्कत यह है कि जब इसकी जांच की गई तो पाया गया सारे बॉन्ड के लेंथ अलग अलग होते हैं और सारे की बॉन्ड एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो लेविस साहब से पूछा गया कि साहब आपका तो हर बॉन्ड 2 ही इलेक्ट्रॉन से बनता है, हर बॉन्ड 2 ही इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो जब आपका हर बॉन्ड 2 ही इलेक्ट्रॉन से बनना है तो क्या वजह है कि इनमें इतना डिफरेंस है, सबकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी अलग अलग है। लेविस थ्योरी के पास इसका जवाब नहीं था। तो अगली लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी every single bond
is made up by made by sharing of two electrons. Hence, every single bond should be same. Same होना चाहिए. Every single bond should be same. ठीक है. But in reality, every single bond मतलब अलग अलग स्पीशीज के सिंगल बॉन्ड जो है, every single bond of different species have different bond energy and bond length. Lewis theory couldn't explain this. ठीक है, लेविस थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, 6 लिमिटेशन होंगी. तो मैं आपको हल्का सा याद दिला दूं. पहली लिमिटेशन है कि 8 ऑक्टेट रूल का हर तरह से वायलेशन किया गया. 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी मिले, 8 से ज्यादा मिले. लेविस थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए, तो उसका भी एक्सेप्शन मिला. लोन इलेक्ट्रॉन्स भी मिले. ठीक है, लोन इलेक्ट्रॉन्स भी मिले. तो लेविस थ्योरी की हर तरफ से धज्जियां उड़ गई साहब. ठीक है, हर तरफ से ना लेविस थ्योरी को प्रॉब्लम हुई है ना. इवन जो सबसे बड़ी बुनियाद थी कि नोबल गैसेस को देखकर इन्होंने पूरी थ्योरी बनाई थी, वो नोबल गैसेस खुद भी नोबल नहीं रहे और उनको धोखा दिया लेविस साहब को, बॉन्डिंग करने लगे. ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपकी थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ ये ना बताए कि किससे किसके कितने बॉन्ड बने हैं, ये भी बताए कि मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा. ठीक है, तो लेविस थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि वो शेप्स के बारे में भी बातचीत नहीं करता था. छठी बात, सारे सिंगल बॉन्ड लेविस के अनुसार तो सेम होनी चाहिए. ठीक है, सब बराबर होने चाहिए. लेकिन पता चला कि सब अलग अलग होते हैं, तो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था. और 7वीं बात बहुत छोटी सी है और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ मिटाऊं, मैं यहीं पे 7वीं बात बता रहा हूं आपको, है ना. 7th बात क्या है? लेविस थ्योरी तभी तक एप्लीकेबल है जब तक सेंट्रल एटम से एक एटम जुड़ा हो. अगर सेंट्रल एटम से कोई एटम जुड़ा है और उससे कोई एटम जुड़ा है तो लेविस थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती. यानी लेविस थ्योरी मल्टीपल सेंट्रल एटम्स के लिए वैलिड नहीं थी. लेविस थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेंटर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक सेंटर पे और सब उससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए वैलिड था. ठीक है, उसके लिए उनके पास ए और बी कैलकुलेट कर सकते, पर मल्टीपल सेंटर्स के लिए वैलिड नहीं था. ठीक है, तो 7वां ड्रॉबैक क्या है? लेविस थ्योरी is not applicable for multiple center atom, multiple central atoms. This theory is not valid for molecules having multiple central atoms. For molecules having multiple central atoms. तो लेविस थ्योरी इनके लिए भी ट्रू नहीं थी, है ना. मैं इसको अलग कर दूं, इसके लिए भी ट्रू मतलब सेंट्रल एटम के लिए भी नहीं काम करती थी. ठीक है, तो टोटल मैंने यहां पे 7 लिमिटेशंस बनाए हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो पूरा लेक्चर था वो लेविस थ्योरी पे ही बेस्ड था. लेविस थ्योरी में जो चीजें छूट गई थी, जो हमने शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट में लेविस थ्योरी की चीजें बताई थी, उसमें से बहुत सारी चीजें छूट गई थी. छोटी क्या थी, शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, यहां हमने लेविस थ्योरी के डिटेल में गए और ये भी समझा कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं. ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं हम लोग तैयार हैं कि अब अगली थ्योरी, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे लेविस थ्योरी पहले आई, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आई, बीच में हाइब्रिडाइजेशन भी अपेंड किया गया, बीच में रेजोनेंस भी जोड़ा गया, लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई. तो हम लोगों ने पहला कवर कर लिया. हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, पहला कवर कर लिया, लेविस थ्योरी हम लोगों से हो गई. अब अगले लेक्चर में मिलेंगे
तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।